कमबैक वाला कमबैक भाई। आई थिंक शायद से टेन हैग के अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये वन ऑफ द बेस्ट गेम हो सकता है। और एक बात बताऊं, इसी गेम की जरूरत थी। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को एकमात्र कमबैक ये पूरा सीजन टर्न अराउंड करना है ना, तो आई थिंक इसी गेम की जरूरत थी। और आज इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कल के अल नसर वर्सेस अल इत्तेहाद गेम की, क्योंकि भाई मेरे लिए काफी स्पेशल था। दो रियल मैड्रिड के बिगेस्ट लेजेंड करीम बेंजेमा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आमने सामने थे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच की। सही में एक कमबैक वाला कमबैक था ये, क्योंकि इसमें अगर आप चाह के भी यूनाइटेड की कुछ खास खामियां निकाल नहीं सकते। स्टार्टिंग से एंड तक इतने टॉकिंग पॉइंट्स है इस मैच में जहां पर चीजें इससे मतलब बद से बदतर भी हो सकती थी, लेकिन उसके जगह इसको यहां पर बेस्ट ही बना दिया। और मैं बेस्ट को एग्जैजरेट नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स काफी सारे लोग कहेंगे एक तुक्का है, बट आई विल प्रूव कि अगर ये चीज मेंटेन हुई ना, तो शायद से सही में हम यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के टर्न अराउंड की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। देखो स्टार्टिंग बुरी हुई थी, सही बात है, और तुम में से काफी लोग सीधा यहां पर कंक्लूजन पे आ जाओगे क्योंकि 2 गोल खाए थे। नहीं, अगर आप स्टार्टिंग के 10-15 मिनट की बात करोगे तो ऑपोजिशन बॉक्स में जो टचेस थे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के सिर्फ एक था, बल्कि एस्टन विला के 14 टचेस थे। इसका मतलब ये तो कंफर्म था कि एस्टन विला की जो स्टार्टिंग टेक्निक थी वो काम कर गई थी, और मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस चीज में सबसे खराब थी वो अभी भी मेंटेन था। लेकिन यहां पर भी पॉजिटिव था, और वो ये था कि शायद से दूसरी बारी हम देख रहे हैं कि वरान और इवांस साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब डिस्पाइट कि एस्टन विला ने पेनल्टी बॉक्स में काफी सारे टचेस लिए, यूनाइटेड के डिफेंसिव प्लेयर ने यहां पर अपना काम बखूबी निभाया। और जो पिछले कुछ टाइम से, पता नहीं कितनी टाइम से मैं कह रहा हूं कि इवांस की पेनल्टी बॉक्स की डिफेंडिंग काफी सही है, और वरान को जितना भी आप मौका दो वो हमेशा उस ड्यूटी को पूरी तरीके से निपटाता है। यस, उसके अपने टेक्निकल लिमिटेशंस हैं, लेकिन यूनाइटेड को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ना, ये डिफेंसिव प्लेयर वो काम करने में सही है। अच्छा, इसके साथ मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि यहां पर ऑपोजिशन बॉक्स में एस्टन विला बिल्कुल नल्ली थी तो यहां पर यूनाइटेड की तारीफ होनी चाहिए। मेरा पॉइंट बस ये था कि यहां पर पॉजिटिव था कि आपका डिफेंस स्टेबल है। अब देखो यहां पर आप कह सकते हो कि जैसे जैसे फर्स्ट हाफ ग्रो हुआ, ये कंफर्म हो गया था कि दोनों टीम्स की स्ट्रैटेजी क्या थी। एस्टन विला यहां पर प्ले आउट फ्रॉम द बैक करेगी, और वो शुरुआत से लेकर 90 मिनट तक कंटिन्यूस रहा। लेकिन जो चीज शुरुआत में एस्टन विला की बढ़िया लग रही थी, और ठीक है समझ में आ रहा था कि यस दे हैव कॉन्फिडेंस, वो ऊज कर रहे हैं, फिर पहला गोल मार दिया, दूसरा गोल भी मार दिया, तो और भी मेक श्योर होता है। लेकिन सेकेंड हाफ में आते आते कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी इरिटेट करने लग जाती है। ये स्ट्रैटेजी आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि उनई एमरी थोड़ा सा स्टबन की तरफ जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं टीम का मोराल डाउन हो चुका है। और शायद से पहली बार इस सीजन में ओल्ड ट्रैफोर्ड ने डरा दिया किसी ओपोनेंट को, और वो भी एस्टन विला को करंट टाइम में, ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट हाफ जाता है, ये कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 2 तरीके हैं। देखो ये तो पक्की बात है कि एस्टन विला हाई डिफेंसिव लाइन पे उनको ऑफसाइड पकड़ेगी। इस मैच में लगभग 7 या 8 बार ऑफसाइड पकड़ा, और ऐसे ऐसे मोमेंट्स पे पकड़ा। गार्नाचो का गोल, उसके बाद यहाँ पर बहुत टाइम पे अगर हम मार्कस रैशफोर्ड वगैरह इन सब की बात करें, सबको यहाँ पर ऑफसाइड पकड़ा। लेकिन ये दूसरा चीज था कि सेंट्रल प्रोग्रेशन आप कर नहीं सकते। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है सेंट्रल प्रोग्रेशन पे। जो मिडफील्ड है ना वो एस्टन विला की स्टैक्ड है, और जो मिडफील्ड है वो खाली है मैनचेस्टर की। लेकिन आज के मैच में ये दोनों का उल्टा हो गया। यूनाइटेड की मिडफील्ड कभी खाली नहीं रही, और एस्टन विला की बात करें, डिस्पाइट कि उन्होंने यहां पर हमेशा से अपनी मिडफील्ड को स्टैक रखा, सेंट्रल प्रोग्रेशन वो यहां पर कर ही नहीं पाए। और ये बहुत बड़ी चीज है किस तरीके से ओले वॉटकिंस को यहां पर ज्यादा कुछ करने का मौका मिला नहीं। अच्छा, एक चीज यहां पर और आप मेक श्योर करोगे कि यूनाइटेड के पास एक अच्छा चांस ये था कि वो विंग से गेम खेले। क्या उन्होंने इस चीज को फुलफिल किया? एब्सोल्युटली यस। और ये एक चीज और बताता है कि अगर आपका राइट विंग जो एंटनी खेल रहा था, अगर आपका राइट मतलब यूजुअली एंटनी खेलता है, लेकिन आज यहां पर गार्नाचो को राइट विंग पर डाला, मार्कस रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग पर डाला। राइट विंग अगर सही में इस तरीके से परफॉर्म करते, 2 पॉइंट कि कितना कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रिएट कर सकती है, और कितना कुछ यहां पर एंटनी लूज या मिस आउट कर रहा था। ये तो बहुत ही क्लियर चीज है। मतलब ये बैफलिंग है कि आपने 160-170 मिलियन खर्च करे राइट विंग पे, जबकि आपके पास इन हाउस सोल्यूशन था। पिछले जब यूनाइटेड का हमने रिव्यू करा था तो उसमें मैंने मार्कस रैशफोर्ड के लिए बोला था कि रैशफोर्ड चाहे इनकंसिस्टेंट है, और आज भी इनकंसिस्टेंट था, कुछ चांसेस उसको बरी कर देने चाहिए थे, लेकिन अगेन उसका जो थ्रेट है वो एस्टन विला कभी संभाल नहीं पाई। आप कह सकते हो कि वहां पर कौनसा खेल रहा था तो वो बहुत अच्छे से डिफेंड कर पा रहा था, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो जहां गार्नाचो ने तो लिटरली नचा रखा था। एट टाइम्स गार्नाचो सेल्फिश था। मेरे को अजीब इसलिए लगा क्योंकि अगेन आपका होयलैंड एक सेंटर फॉरवर्ड है, उसको आप फीड नहीं कर रहे हो, और आज भी फीड नहीं करा उसको।
उसने गोल पता कैसा मारा, उसने गोल ऐसा मारा जब यूवेंटस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 3 गेम में डकता, तो उसने जो गोल मारा था उस टाइप का गोल मारा। अब वहां 3 था या 15 था, बट अगेन द पॉइंट इज कि सेंटर फॉरवर्ड को आप फीड ही नहीं कर पा रहे हो। एक चीज और अच्छी लगी मेरे को मैनचेस्टर यूनाइटेड से, वो था कि यहां पर आपका प्रेस बहुत सही था, बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रेस था। और हाँ, यस 2 गोल आप डाउन चले गए थे, यहां पर आपके जो सीक्वेंसेस थे वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे थे। अगर हम यहां पर गार्नाचो के ऑफसाइड वाले गोल की बात करें, वो जो पूरा सीक्वेंस था वो इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था। और उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जितने भी यूनाइटेड ने फर्स्ट टाइम टच वाले पासिंग वाले सीक्वेंस करे थे वो कनेक्ट हो रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसने इन्फ्लुएंस करा, क्योंकि आपके मिडफील्ड में प्रेजेंस है, आपके प्लेयर्स की पोजीशनिंग है, विड्थ मेंटेन हो रही है, गेट इन बिहाइंड वाला है, सब पॉजिटिव था, सब परफेक्ट था, विन रिजल्ट भी परफेक्ट था, एटमॉस्फेयर भी था। क्योंकि अगर आप फर्स्ट हाफ के एंड की बात करो तो ओल्ड ट्रैफोर्ड ने बहुत गंदा बू दिया था, लेकिन सेकंड हाफ में जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ तभी यहां पर टीम में कहीं ना कहीं बिलीफ था और क्राउड ने उस चीज को सपोर्ट भी करा। ड्रॉबैक्स नहीं है, देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूनाइटेड में ड्रॉबैक्स ना हो, लेकिन ड्रॉबैक्स हैं। और पहला ड्रॉबैक तो यही है कि आप सेट पीस पे बहुत कचरा हो। मैं इस चीज पे क्रेडिट दूंगा एस्टन विला को भी कि उन्होंने यहाँ पर सेट पीस की स्ट्रैटेजी को बहुत बढ़िया मेंटेन कर रखा है और ये बहुत सही चीज है। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड की जो कचरा वाली हरकत है ना कि सेट पीस पे बहुत ही कंसीड करते हैं, थोड़ा सा कंपेंसेट करा कि सेट पीस से उनको भी उसी लहजे में जवाब दिया, लेकिन बहुत ही खराब था। ओनाना की बात करें, अगेन भाई कहीं ऐसे कालमा ही करते रह गए। ओनाना की भी आप पहले गोल में गलती निकाल सकते हो, क्योंकि वो यहां पर पता नहीं क्या ही सोच रहा था या फिर कैसे ही कंफ्यूज हो गया, लेकिन सेकंड गोल में आप उसकी ज्यादा गलती निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगेन दैट्स ऑन द पार्ट कि वहां पर जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, सेट पीस में कौन कैसे डिफेंड कर पा रहा है, यूनाइटेड का पूरा सेट पीस का सिस्टम ही काफी ज्यादा खराब है। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे को लगता है, अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड कंटेक्स्ट में बोलूंगा, तो वो है कंसिस्टेंसी। आप देखो इस गेम का रिजल्ट इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और अगर आप प्रीमियर लीग टेबल में देखो टॉप 6 में आ गई। ये प्रेफरेंशियल इसलिए है और इतना इन्फ्लुएंशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि अगेन हम बहुत चीज़ें बोल रहे हैं, 50% गेम हार गए, 400 मिनट के बाद पहला गोल मारा है, होयलैंड का पहला गोल आ गया, लेकिन यूनाइटेड टॉप 6 में आ गई। अगर एक आधा 2-3 गेम और जीत गई तो टॉप 4 की रेस में भी बन जाएगी। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि प्रीमियर लीग कंटेक्स्ट में यूनाइटेड इज देयर, वो है उस डिबेट में। अब आप उसको मजाक उड़ा सकते हो क्योंकि टाइटल चार्ज नहीं है, बट काफी लोग आपको काउंटर कर देंगे क्योंकि टाइटल चार्ज में होना भी नहीं था, उनके लिए टॉप 4 है, दे एक्सेप्ट देयर फेट। लेकिन ये कंसिस्टेंसी क्या मेंटेन हो पाएगी, उसके पीछे मेरे को लगता है यहाँ पर अगर आज की स्टार्टिंग 11 में जो कैरेक्टर था, जो पूरा एटमॉस्फेयर था, अगर इस चीज को आप मेंटेन कर सकते हो तो देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि ये यूनाइटेड की टीम बहुत परफॉर्म कर सकती है। मैं कह रहा हूँ ये कमबैक वाला कमबैक था, क्योंकि यहाँ पर आपने सामने वाली टीम को टैक्टिकली आउट क्लास करा। आपने कैरेक्टर, मैं सही बता रहा हूँ, एस्टन विला ने कैरेक्टर लूज कर दिया था। पिछला गेम हमने देखा था जब यहाँ पर उन्होंने लास्ट मिनट में इक्वलाइज करा, वो आज था ही नहीं। अब देखो यहाँ पर उनई एमरी की बात कर लेते हैं, और बहुत टाइम बाद उनई एमरी की क्रिटिसिज्म करने को मिल रहा है भाई। देखो उनई एमरी में मेरे को समझ में आया कि पहले तो मेरे को बहुत इरिटेशन हुई कि प्ले आउट फ्रॉम द बैक क्यों कर रहे हैं, बट अगेन आई कैन अंडरस्टैंड कि मैंने जब पोस्टेकोग्लू की बात करी थी चेल्सी वर्सेस टॉटनहम के मैच में, तो इसका एक रीजन हो सकता है कि प्ले आउट फ्रॉम द बैक आप इसलिए करो क्योंकि आपने टीम को ड्रिल्ड ही इसलिए किया है, तो आप एकदम से चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहते। मे बी उसका ये मेंटालिटी होगी कि चीज़ों को एकदम से चेंज किया तो शायद से ये एटमॉस्फेयर और उसमें अडेप्टेशन वाली जो एस्टन विला की प्लेयर्स की कैपेबिलिटी है वो उनको और प्रोन कर देगी गलती के लिए। लेकिन एक जो और बैफलिंग डिसीजन था, और उसके ऊपर भी सिमिलर ही है मेरे को लगता है, उसने मेंटालिटी लगाई होगी कि यहाँ पर पूरे सीजन तो यही करते हुए हैं तो यही करेंगे, दैट इज द हाई डिफेंसिव लाइन। यूनाइटेड के पास था बढ़िया था कि ब्रूनो फर्नांडिस को एक वन टाइम पास निकालना, और वो खोल भी रहते, पूरी तरीके से खोल रहे थे, लेकिन एस्टन विला हमेशा से एडमेंट रहे कि हम ऑफ साइड लगाएंगे ही। ये मेक श्योर कर रहा था कि यहां पर एस्टन विला कभी ना कभी तो लूज आउट करेगी, और ऐसा ही हुआ, गोल कंसीड कर लिया। दूसरी चीज, कैरेक्टर गिर गया, और आई थिंक इसमें यूनाइटेड के एटमॉस्फेयर का पूरा रोल था। यूनाइटेड के प्लेयर्स ने जिस तरीके से स्क्वीज करा, प्रेस करा, सब एक बहुत बढ़िया रोल निभा रहे थे। जो तीसरा पॉइंट था वो था मेरे को लगता है आई थिंक कि एस्टन विला जैसा कहते हैं कैरेक्टर नहीं उनमें था। आई थिंक एस्टन विला कभी थ्रेट भी नहीं कर पाई। अगर सेकंड हाफ के लेट में लास्ट के 10 मिनट की बात करें तो वो पता नहीं किसी स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे थे, सेंट्रल प्रोग्रेशन हो नहीं रहा था, विंग पे कोई प्रेजेंस नहीं थी, बॉक्स आप बॉल बॉक्स में डाल ही नहीं रहे, ओले वॉटकिंस का आप यूज नहीं कर रहे, प्ले आउट फ्रॉम द बैक सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो पूरी तरीके से सिस्टम बैठ चुका था। और ये चीज बद से बदतर तब हो गई आपने कंसीड ही कर लिया। अब अगर आप एक पॉइंट के लिए लड़ रहे हो अवे फ्रॉम होम, दैट्स एक्सेप्टेबल, बट अगर आपके पास आपको गोल चाहिए तो आपको चाहिए कि बॉल जितनी जल्दी हो सके हायर अप द पिच जाए और यूनाइटेड को कंजेस्टेड रखा जाए। और वो भी अगेन वही वाली चीज़ है कि आपको वहां पर भी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि एवंस और वरान वहीं पेनल्टी बॉक्स में।
चौथी चीज जो मेरे को लगता है, आई थिंक सब लोग उनई एमरी की बहुत तारीफ करते हैं, डिजर्वेडली सो। एस्टन विला जो कर रही है अभी भी बहुत एस्ट्रोनॉमिकली लाइक इंटरेस्टिंग है, लेकिन अवे फ्रॉम होम कॉन्फिडेंट नहीं है भाई एस्टन विला अभी भी। अवे फ्रॉम होम में यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर टॉप 4 में उनको फिनिश करना है तो 8 से 10 के रोड पे जाना पड़ेगा, और अभी 8 से 10 विक्ट्री हुई नहीं है इनकी अवे फ्रॉम होम में। उनई एमरी ने पहली बार पॉइंट्स ड्रॉप करवा दिए यहाँ पर पिछले, और एक बार अब अवे लॉस हो गई। ऐसे में एस्टन विला के लिए काफी बड़ा चैलेंज है कि वो अगर टाइटल या फिर टॉप 4 की रेस में भी है, जो कि आने वाले टाइम में खुली जाएगी। यूनाइटेड की अगर एक थोड़ा सा भी कमबैक हो गया और चेल्सी में एनकुंगू का जादू चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। न्यूकासल उसका बहुत बड़ा विक्टिम बनता हुआ दिख रहा है। खैर, अब बात करें अगर यहाँ पर अल नसर वर्सेस अल इत्तेहाद की, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भाई यहाँ पर किलियन एम्बापे को बीट किया है और वो 2013 के टॉप स्कोरर बन चुके हैं। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर पीएसजी कोई गेम बचा है नहीं बचा, लेकिन 53 गोल्स। यस, बहुत लोग कमेंट करने वाले कि 2 पेनल्टी स्कोर करी, लेकिन अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गेम देखोगे तो भाई टैक्टिकली मजा आ रहा है देखने में। अगर फर्स्ट हाफ की बात करें, पूरे गेम के स्टार्ट की बात करें तो आप स्टारडम देखो यार। उधर की बात करें तो वहां पर हमदल्ला, करीम बेंजेमा, एनगोलो कांटे, फेबिनियो एज अ सेंटर बैक खेल रहा था। उसके बाद यहाँ पर रोमरिनियो है, और अगर हम अल नसर की बात करें तो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सादियो माने, मतलब ये वो प्लेयर्स हैं जो कि चैंपियंस लीग को रूल करते थे अपनी अपनी टीम के लिए, और आज कहीं ना कहीं सऊदी लीग में खेल रहे हैं। विच ब्रिंग्स की स्टारडम तो था इस मैच में। क्या ये उस हाइप पे रहा? बिल्कुल कह सकते हो कि आप यहाँ पर रेड कार्ड ने थोड़ा सा मोमेंटम गेर दिया, और सही बताऊं तो देखो रेड कार्ड अपनी टीम के फेवर में था लेकिन सॉफ्ट था। मतलब मेरे को नहीं समझ में आता यहाँ पर। आई थिंक द इम्पैक्ट वगैरह किस फॉर्म में रहा, वीआर कभी कभार इसको इंटरप्रेट और एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा बाफल तो रहता है। बट वही वाली चीज़ है ना, अगर आपके रूल में लिखा है कि हाथ यहाँ पर आ गया तो रेड कार्ड है, अब वो बहुत तेज लगाओ कि बाई चांस यहाँ रख दिया हो, हु केयर्स, क्योंकि वो पिक्चर ही ऐसी दिखाते हैं कि रेफरी वहां पर हो ही जाता है, लाइक ही इज गोइंग टू बी कन्विंस्ड कि हाँ ये रेड कार्ड है। लेकिन खुल गई थी फिर अल इत्तेहाद देखो, एक्चुअली मैं सही बताऊं तो अल इत्तेहाद विद 11 या फिर विदाउट 11, 10 बंदों के साथ, 11 बंदों के साथ कभी अल नसर को वैसे डोमिनेट नहीं कर पाई। देखो मैंने तो हमेशा से कहा है कि अल नसर की टीम इन पोजीशन गेम बढ़िया खेलती है, लेकिन कोई भी टीम अगर उनको 1-on-1 डिफेंस में टेक ऑन करने लग जाए तो खा जाएगी गोल, और ऐसा ही खाया। उसके बाद उन्होंने काफी बढ़िया रिप्लाई करा, लेकिन टैक्टिकल ट्वी हमको तब देखने को मिला कि जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सेकंड हाफ में लेफ्ट विंग पर डाल दिया, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रैटेजी दी थी कि रोनाल्डो को ज्यादा से ज्यादा स्पेस दिया जाए, जिससे यहां पर बाकी के प्लेयर्स यहाँ पर अपना रन बना सके। उसमें आप फोफाना को भी डाल सकते हो, ओतावियो को भी डाल सकते हो, यहाँ पर माने, और यहाँ पर आपका आंद्रे तलिस्का काफी बढ़िया गोल था। लेकिन अगर आज माने की गोल्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत टाइम बाद जब मैंने अल नसर को देखा है खेलते हुए तो भाई यहाँ पर सादियो माने एक अच्छा रन निकाल रहा था, अच्छे रन आ रहे थे। वो है भाई उसमें कि हाँ वो सेंटर फॉरवर्ड वाली इंस्टिंक्ट है। और अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करोगे तो आई थिंक जब उसने पहला गोल स्कोर किया था उसके इमीडिएट बाद ही उसने एक और शॉट लिया था, काफी अच्छा स्प्रिंट भी मारा था, और वो यहाँ पर पोस्ट पे लग गई थी। अगेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नसर की बात करें तो टीम बढ़िया खेल गई बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर अल इत्तेहाद से मेरे को बहुत बड़ी कंप्लेन है, करीम बेंजेमा को यूज नहीं कर रहे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि गलाडो उनका मैनेजर है। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि उन्होंने ये मैच को किस तरीके से देखा। भाई लास्ट ईयर के चैंपियंस भी हैं, 7 पॉइंट पीछे अल हिलाल से अल नसर, पर ये जीतेंगे नहीं। आई डोंट थिंक तो। वो अल हिलाल वाला गेम जो हार गए ना, वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई।